पहले इंडिया वॉज ए वेरी रिच कंट्री। इंडिया जो थी बहुत ही रिच कंट्री थी। रिच मतलब अमीर कंट्री थी। पहले सुना होगा ना आपने, इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया बहुत रिच कंट्री थी। ठीक है। इट वॉज नोन फॉर इट्स कॉटन, सिल्क्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्पाइसेस। और ये किस लिए जानी जाती थी? अपने कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने हुए सामान है, हस्तशिल्प, हस्तकला, एंड स्पाइसेस मसाले, इन सब के लिए ये बहुत मशहूर थी। ठीक है। इट हैड ग्रेट ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज़। और ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करती थी। ठीक है। द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। तो अब ये हम पढ़ेंगे जो यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अबाउट 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले, सम यूरोपियंस कंट्रीज डिसाइडेड टू ट्रेड विद इंडिया। तो 500 साल पहले जो यूरोपियंस कंट्री थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ व्यापार करें। ठीक है। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट अमोंग देम। उनमें सबसे पहले कौन थे जिन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, जो इंडिया में आए व्यापार करने? पोर्तुगीज। ठीक है। दे केम टू कालीकट विच इज़ इन केरला। ये सबसे पहले कहाँ पे आए? ये सबसे पहले कालीकट पहुँचे। कालीकट कहाँ पर है? केरला में। केरला जो स्टेट है वहाँ पे एक स्थान है कालीकट, ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे। दे मेट द किंग एंड स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ये वहाँ पे इंडिया में आए, उस समय जो राजा थे उनसे इन्होंने बात की, और बात करने के बाद इन्होंने कहा कि हम अपना यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, और इनको परमिशन मिल गई। सून दे बिकेम वेरी रिच। और जल्दी ही ये बहुत ही अमीर बन गए। नाउ द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ऑल्सो केम टू इंडिया विद देयर शिप्स। तो उसके बाद कौन आए? डच आए, फ्रेंच आए फ्रांस से, ब्रिटिश आए ब्रिटेन से। ये सारे अपने अपने जहाज़ों से यहाँ पर इंडिया में पहुँच गए। ऑल ऑफ देम वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेड इन इंडिया। और ये यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। इन्होंने क्या करा? ये क्या करने लगे? एक दूसरे से फाइटिंग करने लगे। ये जो आए थे ना पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, तो ये लोग मतलब एक दूसरे की कंपनी को हटाना चाहते थे, एक दूसरे से लड़ने लगे। एट लास्ट, और लास्ट में क्या हुआ? ब्रिटिश ड्रॉप अवे ऑल द अदर्स। ब्रिटिश ने क्या करा? और जो लोग आए थे डच, फ्रेंच वगैरह, उन सबको यहाँ से भगा दिया। उन सबके जो झुंड आए थे उनको यहाँ ने, ब्रिटिश झुंड ने उनको यहाँ से भगा दिया। ठीक है। द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर फुट होल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपने पैर जमाए ब्रिटिश ने, वो कैसे किए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। सम ब्रिटिश ट्रेडर्स फॉर्म्ड ए कंपनी। कुछ ब्रिटिश आए, ब्रिटिश व्यापारी आए, ट्रेडर्स होता है व्यापारी, यहाँ पे कंपनी के रूप में, एक कंपनी के रूप में यहाँ पर आए। दे कॉल्ड इट द ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहाँ पे आए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए उन्होंने ये कंपनी स्थापित की यहाँ पे इंडिया में। दे सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर। और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बना लिए, अपने जो व्यापारिक केंद्र बना लिए। कहाँ कहाँ पे बनाए? सूरत, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। इन 4 जगहों पे, इन 4 स्टेट्स में इन्होंने, सूरत में, चेन्नई में, कोलकाता एंड मुंबई में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बना लिए। दे हैड ह्यूज गोडाउंस। इनके पास इन जगहों पे, एट दिस प्लेस, जो ये जगहें हैं यहाँ पे इनके पास बड़े बड़े गोडाउंस थे सामान को रखने के लिए। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज गोडाउंस दे स्टार्टेड कीपिंग देयर ओन आर्मी। इन्होंने क्या करा? इन जो गोडाउंस थे इनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या करा? अपने आर्मी रख दिए वहाँ पे सुरक्षा के लिए। ठीक है। ताकि कोई भी उनको
लूट ना सके या वहाँ पे चोरी ना कर सके या कोई उड़ा ना सके, उसकी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने अपने आर्मी रख दिए। सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, उस समय जो बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑब्जेक्टेड टू दिस, उन्होंने इसका विरोध किया, उन्हें ये पसंद नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश का आना और यहाँ पे कंपनी स्थापित करना, उन्होंने इसका विरोध किया। देयर वॉज ए बिग बैटल एट प्लासी इन 1757, और उन्होंने क्या किया? उससे ब्रिटिश से युद्ध किया इन्होंने सिराजुद्दौला में, प्लासी का युद्ध जिसे बोला जाता है 1757 में, प्लासी जगह का नाम है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में 1757 में। द नवाब वॉज डिफीटेड, नाउ द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल, उसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, वो हार गए थे जो वहाँ के नवाब थे, उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए, ठीक है। दे ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स एंड एम्प्लॉयड देम इन देयर आर्मी, इन्होंने क्या करा? इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेंड करना शुरू किया और अपनी आर्मी में उनको अपॉइंट कर लिया, उसमें उनको रोज़गार दे दिया, ठीक है, अपनी आर्मी में इन्होंने शामिल कर दिया जो इंडियन वो थे। द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर कॉल्ड सिपॉइज, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको ये ब्रिटिश आर्मी में क्या बोलने लगे? ब्रिटिश लोग क्या बोलने लगे उनको? सिपॉइज, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए ट्रेडिंग कंपनी बिकेम्स ए रूलिंग पावर, अब जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या बन गई? एक रूलिंग पावर बन गई, शासकीय शक्ति बन गई, ठीक है। बाय एंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड ग्रेट पावर एंड वेल्थ, धीरे धीरे दिन पे दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत शक्ति वो कर ली, शक्ति गेन कर ली और पैसा भी, धन और शक्ति इसने बहुत ज़्यादा अर्जित कर ली। इंडिया वॉज एट द टाइम डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल किंगडम्स, इस समय क्या था? इंडिया जो थी छोटे छोटे साम्राज्यों में बटी हुई थी। द डिफरेंट रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स केप्ट फाइटिंग विद ईच अदर, और इस समय जो इंडिया थी वो छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी और ये लोग क्या करते थे? एक शासक दूसरे शासक से लड़ते रहते थे, फाइटिंग करते रहते थे अपने उसका साम्राज्य अपने में मिलाने के लिए। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस डिसयूनिटी, तो जब ब्रिटिश लोगों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, उनकी जो अखंडता थी, जो उनकी डिसयूनिटी थी, मतलब जो लड़ाई झगड़े करते रहते थे, यूनिटी होती है ना, एकता, एकता मतलब एक साथ रहना, लेकिन इनमें क्या थी? डिसयूनिटी थी, ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे, इसी बात का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने उठाया। दे हेल्प्ड वन इंडियन रूलर अगेंस्ट द अदर, इन्होंने क्या करा? एक रूलर को, एक शासक को दूसरे शासक से लड़वाने लगे। दस दे मेड द वीक रूलर्स इवन वीकर एंड टुक अवे देयर किंगडम वन बाय वन, तो जो वीक कमज़ोर शासक थे उनको ये हरवाते गए और उनका जो साम्राज्य है वो उसमें मिलाते गए, ठीक है, अपने साथ मिलाते गए। दे स्टार्टेड रूलिंग दीज किंगडम्स देमसेल्फ एंड बिकेम वेरी पावरफुल, और इन्होंने उनका जो साम्राज्य थे अपने में मिलाना स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ? ये बहुत ही पावरफुल बन गए, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी नो लॉन्गर रिमेन्ड ए मेयर ट्रेडिंग कंपनी, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल एक व्यापार का ही केंद्र नहीं बन गई थी, ठीक है, जो व्यापार करने आई थी, लेकिन उसका लक्ष्य केवल व्यापार करना ही नहीं था। इट बिकेम ए रूलिंग पावर, अब ये एक शासकीय शक्ति भी बन गई थी ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, अब ये हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर शासन करने लगी थी पूरे इंडिया में, ठीक है, बहुत बड़े पार्ट्स में। द ब्रिटिश स्टार्ट प्लंडरिंग इंडिया, प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटपाट, अब इंडिया जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दी? इंडिया में लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दी। नाउ वेरी क्लेवरली द ब्रिटिश स्टार्टेड प्लंडरिंग इंडिया, बहुत ही चालाकी से, चतुराई से जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन
दे हैड वेरी बिग कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड। इस जो रिवोल्यूशन हुई थी, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, जो कॉटन की क्रांति हुई थी, तो ये इनके पास बहुत बड़ी मिल थी इंग्लैंड में, ठीक है। बट इंग्लैंड डिड नॉट प्रोड्यूस एनी कॉटन। इनके पास मिल्स तो थी बड़ी बड़ी, कारखाने, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो तो थी, लेकिन ये लोग कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कॉटन है वो हॉट रीजन्स में होती है, और जो इंग्लैंड है वो एक कोल्ड रीजन है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ए कोल्ड कंट्री, ये कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे गर्मी नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे कॉटन नहीं होता। कॉटन ग्रोज वेल ओनली इन हॉट क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल। कॉटन कहाँ पे होता है? गर्म क्षेत्र में, और जहाँ की मिट्टी काली होती है। इंग्लैंड हैज़ नाइदर ऑफ दिस। इंग्लैंड के पास इसमें से कुछ भी नहीं था, ना ही तो हॉट क्लाइमेट था और ना ही ब्लैक सॉइल थी। सो द ब्रिटिश डिड नॉट हैव इनफ कॉटन फॉर देयर बिग कॉटन मिल्स। तो इसलिए तो जो ब्रिटिश थे वो अपनी मिल्स में के लिए कॉटन उत्पादन नहीं कर सकते थे, ठीक है। दे स्टार्टेड टेकिंग अवे द कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। इन्होंने क्या करा? कॉटन के लिए ये इंडियन फार्मर्स को बोलने लगे कि आप लोग कॉटन बनाओ यहाँ पे, और ये लोग क्या करते थे? दे पेड देम वेरी लो प्राइस फॉर देयर कॉटन। इनसे सस्ते में कॉटन खरीद के ले जाते थे और फिर अपने वहाँ पे उत्पादन करके उस कपड़े को, कॉटन से कपड़ा बना के महंगे प्राइस में बेचते थे। उससे क्या होता था? इनको बहुत मुनाफा होता था, ठीक है। सिमिलरली दे नीड इंडिगो फॉर डाइंग द क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय देयर मिल्स। अब ये कॉटन तो वाइट होती है, लेकिन इन्हें कलरफुल कपड़े भी बनाने थे, तो उसको रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए इन्होंने डाई भी, जो डाई इंडिगो खेती करने के लिए भी इन्होंने इंडियन फार्मर्स के ऊपर प्रेशर डाला कि ये इंडिगो की खेती करें फूड ग्रेन्स की जगह पे। दे फोर्स द फार्मर्स इन बिहार। बिहार के फार्मर्स पर इन्होंने प्रेशर डाला कि वो इंडिगो की खेती करें इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की जगह पे ये जो अनाज होते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, उसकी जगह पे जो खाने वाले अनाज होते हैं उनकी जगह पे ये इंडिगो खेती करें। दे पेड दीज फार्मर वेरी लिटिल। और ये इसके लिए बहुत कम पैसे ये देते थे, और इसके लिए जो किसान थे वो एग्री नहीं थे, क्योंकि अगर एक बार हम नील की खेती कर लें, इंडिगो की खेती अपने खेत में कर लें, तो हमारी जो खेती है वो बंजर हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फूड ग्रेन्स है वो फिर दोबारा उसमें पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए जो इंडियन फार्मर्स थे वो ये खेती नहीं करना चाहते थे। अगर कोई प्रेशर में करता भी था तो उसको ये अच्छा प्राइस नहीं देते थे। इससे क्या होता था? तो जो इंडियन फार्मर थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए। दे बिकम पुअरर एंड पुअरर, ठीक है। द ब्रिटिश रूल्ड नॉट ओनली द इंडियन फार्मर बट ऑल्सो द इंडियन वेवर्स। जो इन्होंने, ब्रिटिश ने केवल इंडियन फार्मर को ही, भारतीय किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, जो बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, वो भी इसमें बर्बाद हो गए, उनको भी इन्होंने बर्बाद करते। नाउ नो क्लॉथ वाज मेड इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने कॉटन की खेती नहीं करने दी, ठीक है। और ये क्या करते थे? जो भी कॉटन होता भी था तो ये अपना इंग्लैंड ले जाते थे, तो यहाँ के जो बुनकर थे उनको कपड़ा बुनने के लिए कॉटन नहीं मिलती थी। इससे क्या हुआ? कॉटन बनना यहाँ पे इंडिया में बंद हो गया, ठीक है। इट वॉज ऑल मेड इन इंग्लैंड। अब ये सारा जो कॉटन है वो कॉटन यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड, अब सारा कपड़ा वहीं पे बनने लग गया। एंड सोल्ड इन इंडिया। ये क्या करते थे? इंडिया से सस्ते दामों में कॉटन खरीद के ले जाते थे फार्मर से, और उसका कपड़ा बना के इंग्लैंड में वापस इंडिया में ही बेचने आते थे, ठीक है, महंगे दामों पे। दस द वेवर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब जब उनको कॉटन ही नहीं मिलेगा कपड़ा बुनने के लिए, जो बुनकर थे, अब वो क्या हो गए? बेरोज़गार हो गए। द कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन विलेजेस वर ड्यूम्ड। अब जो क्या था, जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्री, जो घरेलू उत्पादन थे, लोगों के जो काम करने वाले वो थे, वो सारे बर्बाद हो गए, सब तबाह हो गए, ठीक है। द ब्रिटिश डिड नॉट स्पेयर द नवाब एंड किंग ऑल्सो। और इन्होंने क्या करा?
नवाब और जो किंग्स थे उन लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें भी तबाह कर दिया। द नवाब एंड किंग्स वर रूलर्स ओनली इन नेम, वो केवल अब नाम के ही राजा और नाम के ही नवाब रह गए थे, उनके ऊपर जो शासक थे ये सारे ब्रिटिश करते थे। दे हैड नो रियल पावर इन देयर हैंड, उनके हाथ में अब रियल पावर नहीं थी। रियल पावर किसके हाथ में आ गई थी? ब्रिटिश के में। जो ये ब्रिटिश जो जैसा चाहते थे वैसा उनसे करवाते थे, ठीक है। ऑल लॉज वर मेड बाय द ब्रिटिश, और जो सारे रूल्स जो होते हैं वो सारे ब्रिटिश ही बनाते थे। इफ़ ए किंग डाइड विदाउट ए चाइल्ड, अगर कोई राजा बिना बेटे के हुए, अगर किसी के बेटा नहीं होता था तो उससे पहले ही मर जाता था, या जिसका बेटा नहीं होता था उसके साम्राज्य को ये टेक ओवर कर लेते थे और अपने पास लेते थे, अपने उसमें मिला लेते थे, ठीक है। दिस इज़ वॉट दे डिड टू लक्ष्मीबाई, ऐसा ही उन्होंने किसके साथ किया? रानी लक्ष्मीबाई के। उनके कोई अपनी संतान नहीं थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? झांसी को अपने में मिलाने की कोशिश की, और जिसका विरोध रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और जिसमें वो मर गई थी, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। दस द इंडियन फार्मर्स, वेवर्स, ट्रेडर्स, नवाब एंड किंग्स वर ऑल वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिश राज, और इन सब से जो फार्मर, बुनकर, व्यापारी वगैरह थे, नवाब, राजा वगैरह थे, सारे ब्रिटिश राज से बहुत ही उदास थे, उनसे खुश नहीं थे, नाखुश थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे डिड एक्सप्रेस देयर अनहैप्पीनेस बट द ब्रिटिश नेवर केयर्ड अबाउट इट, इन्होंने अपनी जो गुस्सा था और इन्होंने उसको जाहिर भी किया, लेकिन ब्रिटिश लोग इनकी नाराज़गी का कोई केयर नहीं करते थे। एट लास्ट 1857 देयर वॉज ए बिग अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश क्रूअल्टी एंड इनजस्टिस, और इसी अन्याय के विरुद्ध क्या हुआ? 1857 में ये रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। यही विद्रोह का कारण था, इन सबकी नाराज़गी का कारण, ठीक है, उसी के कारण ये रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। देयर वॉज मैनी कॉजेज दैट लेड टू दिस रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के होने के कई सारे कारण हैं। इट वॉज लाइक ए फायर दैट हैड बीन स्मल्डरिंग सिंस लॉन्ग, ये जो रिवॉल्ट था एक ऐसे आग की तरह था जिसकी चिंगारी पूरे में फैल जाती है। बट द इमीडिएट कॉज वॉज डिससेटिस्फैक्शन इन द आर्मी, लेकिन जल्दी ही इसमें आर्मी में जो आर्मीज़ थे उनमें भी डिससेटिस्फैक्शन हो गया, वो लोग भी इनसे नाखुश थे, जो ब्रिटिश लोग जो उनके साथ व्यवहार करते थे। देयर वर मैनी इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे वो भी उनसे डिससेटिस्फैक्ट हुए, मतलब उनसे खुश नहीं थे। दीज सोल्जर्स वर नॉट गिवन एनी रिस्पेक्ट बाय देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स, और अब वो ब्रिटिश जो उनके ऑफिसर्स थे उनको रिस्पेक्ट नहीं देने लगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करने लगे। मैनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर क्वाइट एबल एंड इंटेलिजेंट कुछ, बट दे वर नॉट गिवन हायर पोजीशन, जो इंडियन सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्हें हायर पोजीशन मिलना चाहिए था, ऊंचा ओहदा मिलना चाहिए, ऊंची अच्छी रिस्पेक्ट वाली जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन उनको वो हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी। ऑल हायर पोजीशन वर गिवन टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, और जो हायर पोजीशन थी किसको दी जाती थी? ब्रिटिश ऑफिसर्स को। दिस क्रिएटेड ग्रेट डिसकंटेंटमेंट इन द हार्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, यही इसका कारण बना कि उनका जो असंतोष था, उनके दिलों में असंतोष था कि पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अच्छे पोस्ट नहीं मिल रही है, इससे उनका जो मन था वो असंतोष था। दे वर फुल ऑफ हर्टेड फॉर द ब्रिटिश मास्टर्स, और उनके दिलों में ब्रिटिश मास्टर्स के खिलाफ विद्रोह पैदा हो गया, ठीक है। ऑन
29th March 1857, an Indian sepoy named Mangal Pandey killed two British officer on parade. तो 29 मार्च 1857 को जो एक सिपाही था जो इंडियन आर्मी में, मंगल पांडे, उसने क्या करा, दो ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया. द अदर इंडियन सोल्जर्स हु वर प्रेजेंट देयर, और भी वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स थे, रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे, और जब मंगल पांडे को अरेस्ट किया तो उसका उन्होंने गुस्सा जताया. द न्यूज़ सेपरेट लाइक वाइल्ड फायर, और ये जो खबर थी पूरे जंगल में जैसे आग लग जाती है वैसे ये पूरे में फैल गई. सून ए कंट्री वाइड रिवॉल्ट ब्रोक आउट, और इस पूरे कंट्री में इस रिवॉल्ट को स्टार्ट हो गया. ठीक है, जल्दी ही रिवॉल्ट जो विद्रोह था ये स्टार्ट हो गया. द फर्स्ट बिग स्पार्क स्टार्टेड इन मेरठ, सबसे पहली चिंगारी कहाँ पे फूटी, मेरठ में. 10th May 1857 को द सोल्जर्स अलॉन्ग विद ग्रुप्स ऑफ सिविलियंस वेंट ऑन रैम्पेज शाउटिंग मारो फिरंगी को, और जो सोल्जर्स थे जो वो सिविलियन की ड्रेस में आए और उन्होंने क्या नारा लगाया, मारो फिरंगियों को. फिरंगी मतलब ब्रिटिशों को. दे ब्रोक ओपन जेल्स, उन्होंने जेल तोड़ दी. 100 यूरोपियंस मैन एंड वुमेन बर्न देयर हाउसेज एंड मार्च टू दिल्ली, बहुत सारे यूरोपियंस के आदमी औरतों को उनके घरों में जला दिया गया और दिल्ली तक मार्च निकाली. सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन अम्बाला, ऐसा ही कहाँ कहाँ पे हुआ, अम्बाला, लखनऊ एंड बरहामपुर, उड़ीसा की जगह है वहाँ पे, ये और भी जगहों पे ऐसे ही विद्रोह होने लगा. दिल्ली द सोल्जर्स लेयर्ड बहादुर शाह जफ़र देयर लीडर, जो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र था उसको अपना लीडर बनाया इंडियंस ने. ही वॉज 18 years ओल्ड, और वो कितने साल के थे, 80 साल के थे. वॉज द लास्ट मुग़ल ऑफ इंडिया, ये लास्ट मुग़ल थे जो मुग़ल आए थे हमारे देश में, जैसे अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, ये सारे मुग़ल थे, मुग़ल इम्पीरियर. ठीक है, उसमें सबसे लास्ट ये बहादुर शाह जफ़र थे. ठीक है. द हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ इंडिया शोड ग्रेट यूनिटी, उस टाइम पे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम सभी ने एक ग्रेट यूनिटी दिखाई, एकता दिखाई, एक साथ मिल गए सारे हिंदू मुस्लिम. दे वर ऑल द रिवॉल्ट, और सभी ने ये रिवॉल्ट किया, ये जो विद्रोह था ये क्या इसमें पार्ट लिया. इट वॉज द मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस रिवॉल्ट, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा पॉइंट था कि इसमें हिंदू मुस्लिम एक हो गए. नो डाउट द रिवॉल्ट बिगेन एज ए म्यूटाइनी ऑफ सोल्जर्स, तो ये जो क्या था, ये जो बगावत सोल्जर्स ने की थी, बट सून इट रिटर्न इनटू ए पीपल्स ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया, जो बगावत सिपाहियों ने शुरू की थी सोल्जर्स ने, ये पूरे देश में फैल गई ब्रिटिश के खिलाफ. इट वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट वार ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ये इंडिया का फर्स्ट वार था, विश्व युद्ध था इंडियंस के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए. द हीरोइन ऑफ दिस वॉर वॉज लक्ष्मीबाई, और इसकी हीरोइन कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है. द ब्रेव रानी ऑफ झांसी हु लेड फाइटिंग ऑन 17th June डाइड फाइटिंग ऑन 17th June 1858, और ये लड़ते लड़ते क्या हुआ, 17th जून को ये मर गई उस लड़ाई में. अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स हु टुक पार्ट इन दिस रिवॉल्ट वर, और भी जो महत्वपूर्ण लीडर्स थे, नेता थे, वो कौन कौन शामिल थे इसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, रॉय सिंघल, इमुल्ला खान एंड बेगम हज़रत महल ऑफ अवध, अवध की जो बेगम हज़रत है वो भी इस रिवॉल्ट में, ये सारे लोग शामिल थे. ठीक है. फेलर ऑफ द रिवॉल्ट, ये किस लिए फेल हुआ, क्यों फेल हो गया ये,
ठीक है। सैडली इंडियंस वर नॉट फुली यूनाइटेड एट द टाइम, इस टाइम पे जो पूरी इंडिया है वो पूरी इंडिया एक साथ नहीं हो पाई, पूरी एक इकट्ठी नहीं हो पाई, ठीक है, एक साथ तालमेल नहीं बैठा पाई वो। दे वर ऑल्सो नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, और इनको जो इनका ऑर्गेनाइज किया गया था, इनका जो संगठन बनाया गया था, उनको जो उचित दिशा निर्देश नहीं मिल पाए। सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्ट, और जो इनका ऑब्जेक्ट था ब्रिटिश को भगाने का, इंडिया की फ्रीडम का, वो उसमें ये फेल हो गया ये विद्रोह। द ब्रिटिश पुट इट डाउन मोस्ट क्रूअली, इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो और भी ज़्यादा क्रूअली हो गए, और भी ज़्यादा क्रूर हो गए। द टू सन्स और बहादुर शाह जफ़र वर किल्ड, अब वो चिढ़ गए थे उनके, क्योंकि खिलाफ जो विद्रोह हो गया था, इससे क्या होगा, वो चिढ़ गए और उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह जफ़र के इन्होंने 2 बेटों को मार दिया। देयर हेड्स वर कट ऑफ एंड प्रेजेंटेड टू देयर फादर, उन्होंने उसके बेटों का क्या करा, उनके बेटों का सर काटा और उसी को प्रेजेंट किया बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र वॉज अरेस्टेड, बहादुर शाह जफ़र अरेस्ट हो गया, एंड केप्ट इन प्रिजन इन म्यांमार, और उसको जेल भेज दिया गया, म्यांमार की जो जेल है बर्मा में, वहाँ पे उसको जेल खाने में डाल दिया। हंड्रेड्स वर पुट टू द माउथ ऑफ कैनन्स एंड ब्लोन अप, इसमें क्या हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। थाउजेंड्स वर हैंग्ड, और हज़ारों लोग फांसी चढ़ गए, ठीक है। ये जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें काफ़ी लोगों की जान गई और काफ़ी लोगों को फांसी दी अंग्रेज़ों ने, जिनका उन्हें पता लग गया ये विद्रोह में शामिल थे, उनको उन्होंने फांसी पे लटकवा दिया, ठीक है। एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, अब इसका एंड कैसे हुआ तो देख लेते हैं हम। रिवॉल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन ग्रेट ब्लडशेड, इसमें क्या हुआ, 1857 का जो रिवॉल्ट था इसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ फेल्ट दैट इंडिया नॉट बी रूल्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये जो इंडिया है इसको एक प्राइवेट कंपनी रूल नहीं कर सकती, यहाँ पे अपना शासन नहीं चला सकती। प्राइवेट कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सो द कंट्रोल ऑफ द कंट्री वॉज टेकन अवे फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये जो इसका कंट्रोल था वो किसने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। इंडिया वॉज प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन, अब इसका जो पूरा कंट्रोल किसने ले लिया, ब्रिटेन की जो क्वीन थी और जो वहाँ का राजा था, उन्होंने अपने हाथों में इसको ले लिया। ए गवर्नर जनरल ऑल्सो कॉल्ड ए वाइसराय, इन्होंने एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया, गवर्नर जनरल को वाइसराय भी बोलते हैं। वॉज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव टू रूल इंडिया, अब उसको गवर्नर को रिप्रेजेंट कर दिया ताकि वो इंडिया के रूल्स को देखे, उसको प्रेजेंट करे, ठीक है। हाउ एवर नो चेंज केम विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट चेंज होने से इंडिया में कोई भी चेंज नहीं आया, जो ब्रिटिश पहले जैसे इंडियंस पे अत्याचार करते थे अब भी वो वैसे ही अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। इंडियंस वर स्टिल ट्रीटेड वेरी बैडली, इंडिया के लोगों के साथ वो बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। देयर वॉज गेन ए रूल ऑफ ऑपरेशन एंड सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, और जो रूल था इंडिया का वो उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा था, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उनको रोका जा रहा था, ब्रिटिश लोग रोक रहे थे इंडियंस को उनके अपने रूल चलाने के लिए। द फ्लेम ऑफ फ्रीडम वॉज स्मूदर्ड फॉर अ टाइम, कुछ टाइम के लिए जो आज़ादी थी वो थोड़ी ढीली पड़ गई, जो आज़ादी लेने का सपना था वो ढीला पड़ गया। बट इट वॉज वेटिंग टू इरप्ट द ग्रेटर हीट एंड पावर, अब ये वेट कर रहे थे कि और भी ज़्यादा शक्ति और भी ज़्यादा इनको
पावर मिले उसके बाद ये दोबारा अपनी आज़ादी की लड़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस लेसन को एक बार 2 बार खुद